हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। जैसा कि आप लोगों को हम बता दें कि हम लोग बिहार डीएलएड 2026 के साइंस के सेट नंबर 2 लगाने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सेट 1 लगा दी है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, तो आज हम सेट 2 को लगाएंगे और हम हर सेट में 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बिहार डीएलएड में आने की संभावना हो या पूछे गए हैं, उन्हीं सब क्वेश्चन को क्या करते हैं, तो यहाँ पे एनालाइज करते हैं। तो बिना किसी देरी के आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आज का पहला प्रश्न क्या है? आज का पहला प्रश्न है कि खाद्यान्नों जैसे गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा और ज्वार से हमें मुख्य रूप से प्राप्त होता है। मतलब कि जो खाद्यान्नी फसलें, मतलब कि आपको पता होगा कि गेहूं, चावल जितना भी है ये सभी को किसके अंतर्गत रखा गया है, तो खाद्यान्नी फसल के अंतर्गत रखा गया है। और इसको मोटा अनाज भी कहा जाता है। मोटा अनाज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। मतलब कि सब्जी या और तुलना में इसको लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं, 2 साल 3 साल रख सकते हैं, इसलिए इसको खाद्यान्नी फसल कहते हैं। तो यही पूछ रहा है कि ये जो खाद्यान्नी फसल है इससे हमको मुख्य रूप से क्या प्राप्त होता है? प्रोटीन प्राप्त होता है, वसा प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, या विटामिन व खनिज लवण प्राप्त होता है। तो बता दें कि जितने भी खाद्यान्नी फसल है उससे बेसिकली हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। और कार्बोहाइड्रेट से ही ऊर्जा का निर्माण होता है। कि आज किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है। और कार्बोहाइड्रेट को जब हम लोग मतलब कि जब हम खाद्यान्नी फसल खाते हैं, जैसे कि चावल, गेहूं या मक्का खाते हैं, तो वो बॉडी में जाके जब वो टूटता है तो किसके रूप में टूटता है? तो वही टूट के क्या ग्लूकोज का निर्माण करता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला पता होगा, C6H12O6, जो ग्लूकोज का फॉर्मूला है, इसके रूप में वो टूटता है। और ये जो आपको पता होगा कि ग्लूकोज ही टूट के क्या होता है, हमको एनर्जी का निर्माण करता है। तो ये क्या होता है, जितने भी खाद्यान्नी फसल है यही हमको प्राप्त करते हैं। और यदि आप क्वेश्चन को सही से पढ़िएगा तो यहाँ पे लिखा हो कि हमें मुख्य रूप से क्या प्राप्त होता है, तो मुख्य रूप से हमको कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। इसके अलावा जो लिखा हुआ है प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, या विटामिन व खनिज लवण जो हमारे ऑप्शंस में लिखे हुए हैं, ये सब भी हमको खाद्यान्नी फसल से प्राप्त होते हैं। मतलब कि आप जब गेहूं खाते हैं, मतलब कि गेहूं के का से खाते हैं, या चावल खाते हैं, या मक्का खाते हैं, तो आपको प्रोटीन भी प्राप्त होता है, वसा भी प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट भी प्राप्त होता है, विटामिन भी प्राप्त होता है, और खनिज लवण भी प्राप्त होता है। लेकिन ये सब हल्के हल्के मात्रा में प्राप्त होते हैं। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि मुख्य रूप से क्या प्राप्त होता है, तो मुख्य रूप से जब हम बात करें तो मुख्य रूप से अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। और इसी कारण आप जब भोजन खाते होंगे, मतलब कि आप जब इसका सेवन करते हैं, तो आपको क्या होता है, एनर्जी की मात्रा, आपको एनर्जी का अनुभव होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें मुख्य रूप से एनर्जी भरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा की बात करें तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। मतलब कि जो विद्युत का प्रतिरोधकता होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है, ओम पर मीटर होता है, वोल्ट पर मीटर होता है, या ओम मीटर होता है। तो विद्युत प्रतिरोधकता, तो आप प्रतिरोध पढ़े होंगे। प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है? प्रतिरोध को आर से दर्शाते हैं। आर से क्या इसको दर्शाते हैं? प्रतिरोध को दर्शाते हैं। तो आप पढ़े होंगे कि जो प्रतिरोध होता है वो एरिया के तो समूह मतलब कि एरिया के तो समानुपाती होता है, लेकिन जो उसका एरिया अपॉन लेंथ होता है। मतलब कि जो प्रतिरोध होता है वो अनुप्रस्थ कास्ट के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, और उसके लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। और जब हम ये जो सिग्नेचर है उसको हटाते हैं तो हमको क्या मिलता है? P मिलता है। और इसी को क्या बोला जाता है? इसी P को हम प्रतिरोधकता के नाम से जानते हैं। इसी P को किसके नाम से जानते हैं? प्रतिरोधकता के नाम से जानते हैं। और जब हम इसको इधर भेजेंगे, सॉरी उल्टा लिख दिए, लेंथ ऊपर होगा, एरिया नीचे होगा। तो जब हम लेंथ ऊपर और एरिया नीचे, P L अपॉन ए, जब हम एरिया को इधर भेजेंगे तो ये क्या बचेगा? P बच जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? R, मतलब कि रेजिस्टेंस अपॉन ए अपॉन लेंथ। और आपको पता होगा कि जो आती होता है प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध को हम ओम से दर्शाते हैं। ओम होता है उसका मात्रक। वही बात करें कि एरिया का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। और लेंथ का मात्रक क्या होता है? लेंथ का मात्रक मीटर होता है। और मीटर से स्क्वायर कट जाएगा और क्या बचेगा?
हमको बचेगा ओम मीटर, और ओम मीटर कहाँ दिया हुआ है, ओम मीटर ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ओम मीटर। फिर से समझा देते हैं, आर से क्या होता है, आर से होता है प्रतिरोध, प्रतिरोध को किससे दर्शाते हैं, आर से प्रतिरोध को दर्शाते हैं, आर मतलब कि प्रतिरोध, प्रतिरोध। वही बात करें कि एल जो है, एल से होता है लंबाई, लेंथ, लंबाई, किसी तार की लंबाई, लंबाई किसी तार का, मतलब कि ब्रैकेट में लिख देते हैं तार का, किसका, तार का होता है। वही बात करें कि ए से क्या होता है, ए से होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, किसका होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, काट का क्षेत्रफल। वही बात करें कि जो P है वो P क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है प्रतिरोध, प्रतिरोधकता को, प्रतिरोधकता, प्रतिरोध को आर से दर्शाते हैं, लेकिन वही बात करें कि प्रतिरोधकता को किससे दर्शाते हैं, तो पी से दर्शाते हैं। तो फॉर्मूला होता है आर जो होता है, मतलब कि जो प्रतिरोध होता है वो किसी भी तार के लंबाई के समानुपाती होता है, और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। और जब हम ये सिग्नेचर को हटाते हैं तो हमको क्या मिलता है, एक कांस्टेंट टर्म मिलता है। वो कांस्टेंट टर्म क्या होता है, प्रतिरोधकता होता है। और हम क्या पूछा है, और जब हम प्रतिरोधकता को पी को इधर छोड़ देते हैं और एरिया को इधर ले आते हैं तो हमको क्या मिलता है, ओम मीटर मिलता है। तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या हो गया, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर हो गया। कभी कभी क्वेश्चन में प्रतिरोध का भी एसआई मात्रक पूछ लेता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक। यदि आपको प्रतिरोध का एसआई मात्रक पूछेगा तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ये ओम का सिग्नेचर है, ओम होता है। तो यदि क्वेश्चन में प्रतिरोध का सिग्नेचर एसआई मात्रक पूछेगा तो आपको क्या मारना है, आपको मारना है ओम। वही पूछा है कि प्रतिरोधकता, तो उसका होता है ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछ रहा है कि चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 0 पॉइंट, मतलब कि जो चंद्रमा का द्रव्यमान है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का 0.012 गुना, तथा उसका व्यास का बात करें कि मतलब कि उसका डायमीटर पृथ्वी के व्यास का 0.25 गुना हो तो जी का मान चंद्रमा पर होगा। मतलब कि प्रश्न में क्या बोल रहा है, प्रश्न में बेसिकली पूछ रहा है कि जो चंद्रमा का द्रव्यमान है उस चंद्रमा के द्रव्यमान को 0.012 गुना कर दें, 0.012 गुना कर दें, किससे कर दें, पृथ्वी से, और उसका व्यास, व्यास मतलब कि डायमीटर। वही बात कर रहा है कि जो उसका पृथ्वी के व्यास से 0.25 गुना हो तो जी का मान क्या होगा, जी का मान पृथ्वी पर इसके मान से ज्यादा होगा, पृथ्वी पर इसके मान के बराबर होगा, पृथ्वी पर इसके मान का 1/6 भाग होगा, या पृथ्वी पर इसके बराबर इसके मान से कम होगा। तो आपको पता होगा कि जो जी का मान होता है वो कितना होता है, 6.672 होता है। और ये किसी भी दो, मतलब कि किसी भी दो गोले, वो चंद्रमा पृथ्वी हो गया या सूर्य हो गया, वो कहीं भी जी का मान क्या होता है, जी का मान कांस्टेंट होता है। आप किसी चीज का मान बढ़ा दे या घटा दे और जी का वैल्यू आप कहीं भी निकालिएगा तो क्या होता है, कांस्टेंट ही आता है। और इसका वैल्यू कितना होता है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 कितना होता है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर क्या होता है, इसका मान होता है। और आप इसका कहीं भी वैल्यू निकालिए तो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, मतलब कि पृथ्वी पर इसके मान के क्या होगा, बराबर होगा। कितना भी इसका रेडियस को या डायमीटर को बढ़ा दिया जाए, इससे उस पर किसी भी तरह का क्या होगा, उसके हाथी पर किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सोपानिक फार्मिंग बहुत प्रचलित है। मतलब कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सोपानिक फार्मिंग बहुत प्रचलित है। सोपानिक फार्मिंग को इंग्लिश में टेरेसिंग फार्मिंग भी बोलते हैं, कहीं कहीं टेरिस, मतलब कि छत को जो टेरिस बोला जाता है उसी को भी बोलते हैं। फार्मिंग बहुत प्रचलित है, पंजाब हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, या उत्तराखंड हो गया। निम्नलिखित में से किसमें सोपानिक फार्मिंग बहुत प्रचलित है। तो सोपानिक फार्मिंग में होता क्या है, सोपानिक फार्मिंग में बेसिकली सीढ़ीनुमा खेती किया जाता है। और सीढ़ीनुमा खेती कहाँ किया जाएगा, तो ये बेसिकली पहाड़ी प्रदेश में और पहाड़ के ऊपर किया जाता है। इससे क्या होता है, मिट्टी का क्षरण ना हो, मतलब कि इससे मिट्टी का क्षरण नहीं होता और मतलब कि सिंचाई करने में भी
परेशानी नहीं होता है। और ऐसे सिंचाई किया जाता है तो क्या होता है, मिट्टी दहने लगता है और उसमें सिंचाई से मिट्टी नहीं रहता है। तो ये बेसिकली किस राज्य में होता है, जहां जहां पहाड़ होता है। जैसे कि हो गया कि बात करें तो हो गया मध्य उत्तराखंड, क्या हो गया, उत्तराखंड हो गया, कश्मीर हो गया, असम हो गया, ये सब जगह पे प्रमुख रूप से होता है या पहाड़ी क्षेत्र में अधिक होता है। तो ऑप्शन के अनुसार देखें तो पंजाब, बिहार या राजस्थान, यहाँ पे तो पहाड़ है नहीं, लेकिन उत्तराखंड में क्या है, उत्तराखंड में ये बहुत ज्यादा प्रचलित है। और उत्तराखंड क्या है, उत्तराखंड एक पहाड़ी प्रदेश है, सो वहां पे प्रचलित है। इसके अलावा ऑप्शन में आपको कश्मीर दे सकता है, आसाम दे सकता है, लद्दाख दे सकता है, तो आपको वो भी मार सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है कि किंगडम मोनेरा में शामिल है, मतलब कि किंगडम मोनेरा में कौन शामिल है, बैक्टीरिया शामिल है, डायनो फ्लैगेलेटस शामिल है, स्लाइम मोल्डस शामिल है, या यूग्लेनोइड्स शामिल है। तो किंगडम मोनेरा में कौन शामिल है, तो आपको पता होगा कि किंगडम में पांच किसी भी प्राणी को 5 भागों में 5 किंगडम में बांटा गया था। वो था मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, फंजाई था, प्लांटी थी और एनिमेलिया था। तो कितने किंगडम में बांटे गए थे, 5 किंगडम में बांटा गया था, 5 किंगडम में बांटा गया था पूरे एनिमल किसी भी चीज को। पहला कौन था, पहला था मोनेरा, पहला था मोनेरा, दूसरा था मोनेरा प्रोटिस्टा, तीसरा था फंजाई, चौथा प्लांटी को ही पौधा बोला जाता है, पौधा को प्लांटी के नाम से भी जानते हैं। और 5वां बात करें तो एनिमेलिया, तो ये क्या किया गया था, 5 भागों में बांटा गया था। एनिमेलिया मतलब क्या होता है, एनिमल मतलब कि जानवर, उसमें मनुष्य आ जाते हैं, जानवर आ जाते हैं। तो ये क्या किया गया था, जितने भी जीव है उसको 5 किंगडम में बांटा गया था। वो 5 किंगडम का क्या था, पहला मोनेरा था, दूसरा प्रोटिस्टा था, तीसरा फंजाई था, चौथा प्लांटी था और 5वां एनिमिलिया था। तो उसी में से पूछ रहा है कि मोनेरा में कौन शामिल है। तो मोनेरा में बेसिकली कौन था, तो एक कोशिकीय जीव। मोनेरा की बात करें तो मोनेरा में कौन शामिल था, मोनेरा की बात करते हैं तो मोनेरा में एक कोशिकीय जीव को शामिल किया गया था। एक कोशिकीय का अर्थ क्या है, जो एक कोशिका का बना हो, और वो भी एक कोशिका में कौन, प्रोकैरियोटिक, कौन, प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक को क्या है, प्रोकैरियोटिक वैसे सेल होते हैं जो पूर्ण रूप से डेवलप नहीं होते। हम लोगों के अंदर कौन सा सेल है, हम लोगों का जो सेल है वो यूकैरियोटिक है। तो जो मोनेरा के अंदर रखा गया था वो एक कोशिकीय जीव था, मतलब कि एक कोशिका से बना हुआ था, और उसका जो सेल की बात करें वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं था। जैसे कि हम लोगों के सेल के अंदर क्या क्या है, न्यूक्लियस है, डीएनए है, क्रोमोजोम है और अलग अलग पार्ट है। लेकिन ये जो प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव था ये पूर्ण रूप से विकसित नहीं था। इसका जो डीएनए है वो डीएनए बिना झिल्ली के था। इसका जो कोशिका द्रव है वो इसके अंदर कोशिका द्रव था, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया था, और ज्यादा कुछ इसके अंदर नहीं पाया जाता है। और इसका एक हो गया कोशिका झिल्ली, एक हो गया कोशिका भित्ति, इतना ही कुछ पाया जाता है। हम लोगों की कोशिका के अंदर अलग अलग चीज पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है, लेकिन इतना कुछ मोनेरा के अंतर्गत नहीं पाया जाता था और ये पूर्ण रूप से विकसित नहीं था, इसलिए इसको पूर्ण रूपेण विकसित। और इसके अंतर्गत क्या आता है, तो इसके अंतर्गत बैक्टीरिया आता है, मतलब कि जितने भी बैक्टीरिया हैं वो क्या है, वो सब के सब एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक जीव है, और वो किसके अंतर्गत आते हैं, तो वो मोनेरा के अंतर्गत आते हैं। और बात करें कि ये जो मोनेरा के अंतर्गत आते हैं, और ये जो बैक्टीरिया है वो किस किंगडम के अंतर्गत आता है, तो मोनेरा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछ रहा है कि प्रतिवर्तित धारा प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम लिखे, मतलब कि प्रतिवर्तित धारा को प्राप्त करने के लिए किस तरह का उपकरण, किस तरह का गैजेट का उपयोग किया जाता है। विद्युत मोटर का उपयोग किया जाता है, डायनेमो का उपयोग किया जाता है, वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है, या अमीटर का उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो प्रत्यावर्ती धारा है उस प्रत्यावर्ती धारा को प्राप्त करने के लिए
किस तरह का उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो वो उपकरण होता है डायनेमो। मतलब कि डायनेमो का उपयोग कहाँ करते हैं, तो हम प्रतिवर्ती धारा को प्राप्त करने के लिए डायनेमो का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि तत्व मैग्नीशियम, मतलब कि मैग्नीशियम तत्व है जो सल्फर के साथ अभिक्रिया करता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, मैग्नीशियम तत्व है। मैग्नीशियम मतलब कि Mg तत्व है और वो क्या कर रहा है, वो सल्फर के साथ अभिक्रिया कर रहा है। तो मैग्नीशियम क्या होता है, मैग्नीशियम सॉलिड होता है, तो इसको एस से लिख देते हैं। और वो क्या कर रहा है, सल्फर के साथ अभिक्रिया कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है कि इसके साथ अभिक्रिया करके, आगे क्वेश्चन पढ़ें तो आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसके साथ अभिक्रिया कर कौन सा बंध बनाएगा। मतलब कि ये पूछ रहा है कि ये जब अभिक्रिया करेगा, मैग्नीशियम जब सल्फर से अभिक्रिया करेगा तो कौन सा बंध बनाएगा, आयनिक बंध बनाएगा या सहसंयोजक बंध बनाएगा या ए एवं बी दोनों बनाएगा या इनमें से कोई नहीं बनाएगा। तो आपको पता होगा कि जो आयनिक बंध बनता है, जो आयनिक बंध बनता है, आयनिक बंध, जो आयनिक बंध बनता है वो किसके बीच बनता है, तो आयनिक बंध बनता है मेटल और नॉन मेटल के बीच, मतलब कि धातु और अधातु के बीच, धातु और अधातु के बीच कौन सा बंध बनता है, तो आयनिक बंध बनता है। वही बात करें कि जो सहसंयोजक बंध बनता है, सहसंयोजक बंध, सहयोजक बंध बनता है, जो वो किसके बीच बनता है, वो बनता है अधातु और अधातु, मतलब कि नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है, अधातु प्लस अधातु। यदि हम इसको एग्जाम्पल से समझे तो ये जो आयनिक बंध बनता है इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये बनता है कि एक सोडियम ले लेते हैं। सोडियम क्या है, सोडियम एक धातु है। सोडियम धातु कैसे है, सोडियम का जो अंतिम कक्षा है वो उसमें क्या पाया जाता है, एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। और इससे पहले वाले लेक्चर में बता चुके हैं कि जिसके अंतिम कक्षा में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है वो क्या होता है, वो धातु कहलाता है। तो सोडियम के अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, 1 पाया जाता है, तो ये धातु हो गया। वही बात करें कि जो क्लोरीन होता है वो क्या होता है, वो अधातु होता है। क्लोरीन अधातु कैसे होता है, जिसके अंतिम कक्षा में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन पाते हैं वो अधातु होता है। और क्लोरीन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 7 पाए जाते हैं, तो क्लोरीन क्या हो गया, अधातु हो गया। और ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाता है, NaCl बनाता है। और NaCl क्या होता है, एक आयनिक, मतलब कि एक आयनिक बंध है। वही बात करें कि अधातु में कौन सा आ जाएगा, तो सहसंयोजक बंध में कौन आता है, तो वो सहसंयोजक बंध के अंदर कौन आता है, तो अधातु और अधातु। जैसे कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन क्या बनाता है, एक सहसंयोजक बंध बनाता है। मतलब कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन आपस में 2 बॉन्ड बनाते हैं और इससे किसका निर्माण करता है, O2 का निर्माण होता है। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में कौन सा डबल बॉन्ड का निर्माण होता है और वो कौन सा बंध होता है, तो सहसंयोजक बंध होता है। ये भी अधातु और ये भी अधातु। मतलब कि ऑक्सीजन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, 2 और 6, 8। मतलब कि इसके अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो क्या हो गया, अधातु और अधातु। तो इसी तरह बात करते हैं कि मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जो है उसके अंतिम कक्षा में कितना पाया जाता है, सोडियम के बाद कितना आता है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या की बात करें, मैग्नीशियम इक्वल टू कितना होता है, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है, सोडियम मैग्नीशियम। इसका बात करें तो कितना हो जाएगा, 2 और 8 10 और 2 12। मतलब कि इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है, और इसके अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, धातु होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो सल्फर दिया हुआ है, सल्फर का कितना होता है, शायद सल्फर 16 नंबर पे आता है। बात करें सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, सल्फर कितने नंबर पे आया, 16 नंबर पे आया। और यदि सल्फर 16 नंबर पे आया तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2 8 10 और 6 16, इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या हो गया, इसके अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये मैग्नीशियम क्या हो गया, इससे मैग्नीशियम हो गया धातु। वही बात करें कि सल्फर के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है, और इसके अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो गया, अधातु हो गया। और यदि ये धातु है और ये अधातु है, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे तो कौन सा बंध बनाएंगे, ये आयनिक बंध बनाएंगे। तो मैग्नीशियम और सल्फर बना के क्या है, दोनों के ये बंध बनेगा तो क्या बनेगा, MgS बनेगा। और इसके दोनों के बीच में क्या होगा, 1 1 होगा, तो हम 1 को नहीं लिखते हैं। और ये कौन सा बंध हो जाएगा, आयनिक बंध हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि सोडियम मतलब कि मैग्नीशियम और सल्फर कैसे आयनिक बंध बनाते हैं, और ये पूरा रीजन समझ में आया होगा। आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो हम साइड हट जाते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट मार के नोट डाउन कर सकते हैं।
अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछ रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन रिपीटेड है और हर बार क्वेश्चन आता है। आई थिंक हम इसको बहुत बार बता चुके हैं, मतलब कि ये तो सेट दूसरा है, इससे पहले भी हम 40 तक लगा चुके हैं, 20 सेट एक वीडियो में और एक वीडियो में 20 सेट, तो लगभग 40 उधर लगाए थे। और उसमें ये क्वेश्चन 9 भी 40 वीडियो में से 10 बार ये क्वेश्चन रिपीटेड हो चुका है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आप इसको जरूर रिवीजन कर लीजिए, किसी ना किसी सेट में, मतलब ना किसी एग्जाम में तो इसको आने का संभावना है ही। तो किसी ना किसी ईयर ये जरूर क्वेश्चन आएगा, तो आपको क्या करना है, इसको याद कर लेना। बहुत इजी होता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4.2H2O, CaSO4.5H2O, Na2CO3.10H2O, या इनमें से कोई नहीं। तो बात करें कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaSO4.5H2O। कितना होता है, CaSO4.5H2O। और इसको बनाया कैसे जाता है, तो इसको बनाया जाता है जिप्सम के माध्यम से। किसके माध्यम से बनाया जाता है, जिप्सम के माध्यम से बनाया जाता है। और जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O, 2H2O होता है। और इसको हम क्या करते हैं, इसको हम 120 डिग्री, मतलब कि 120 डिग्री तक गर्म करते हैं। क्या करते हैं, 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं। और जब हम इसको 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो हमको क्या बन के मिलता है, हमको बन के मिलता है CaSO4.5H2O। मतलब कि इसमें से आधा जल का अणु क्या होता है, निकल जाता है, और CaSO4.5H2O हमको क्या निकल के मिलता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा। और ये किसका फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला है जिप्सम का। तो यहाँ पे ये जो 2H2O दिया हुआ है ये फॉर्मूला है जिप्सम का, जिप्सम ये हो गया POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और वही बात करें कि जो Na2CO3.10H2 है ये फॉर्मूला होता है Na2, ये होता है वाशिंग सोडा। मतलब कि जो वाशिंग सोडा होता है, वाशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, वाशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। तो Na2CO3.10H2O किसका फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला है वाशिंग सोडा का। वही बात करें कि कैल्शियम CaSO4.10.5H2O होता है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और वही बात करें कि CaSO4.2H2 होता है जिप्सम का। और कभी कभी इसके यूजेज भी पूछ लेते कि इसका यूज कहाँ होता है, तो मूर्ति बनाने में हो गया। इसके अलावा बात करें कि मूर्ति बनाने के अलावा बात करें तो ये जितने भी टॉय होते हैं, खिलौना बनाने में, इमारत बनाने में, टूटे हुए हड्डी को जोड़ने में, इस सब में किसका उपयोग किया जाता है, तो उसमें उपयोग किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। मतलब कि विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, 5 जून, 10 जून, 15 जून, 20 जून। तो ये तो रिवीजन करने वाली ही बात है, आप इसमें तो कोई थ्योरी है नहीं कि समझा सकते हैं। तो जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो वो बेसिकली मनाया जाता है 5 जून को। हम हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। और विश्व पर्यावरण दिवस के दिन क्या करते हैं, तो लोग नए नए पौधे लगाते हैं और ऐसा शपथ लेते हैं कि हम क्या करेंगे, पेड़ को लगाएंगे, हरे पेड़ पौधों को नहीं काटेंगे, पेड़ को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। क्यों, क्योंकि पेड़ हमें क्या देता है, ऑक्सीजन देता है, हमको छांव देता है। यदि ऑक्सीजन पेड़ पौधा देना बंद कर दे तो क्या होगा, मनुष्य मरने लगेगा। आपको तो पता ही होगा कि ऑक्सीजन की कितनी महत्वपूर्णता है और पर्यावरण का हमारे वायुमंडल में कितना जरूरी है। यदि पर्यावरण ही खत्म हो जाता है, मतलब कि जितने भी पर्यावरण ही सही से नहीं रहेगा, पर्यावरण दूषित रहेगा, तो हम लोग या जीव जंतु कैसे जीवित रहेंगे। तो आपको भी इसके बारे में पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो छुई मुई के पौधे की पत्तियां झुकने का किसके कारण होता है। मतलब कि जो छुई मुई का पौधा होता है वो उसका जो पत्ती होता है उसको छूते ही झुक जाता है, उसके पीछे क्या कारण होता है। आप पता होगा कि छुई मुई का पौधा, मतलब कि आप ऐसे पौधे पेड़ पौधे को देखे होंगे जिसको आप छूते होंगे तो क्या होता है, उसका जो पत्ता होता है वो झुक जाता है। तो ये उसको क्या बोलते हैं, उस पेड़ को छुई मुई बोलते हैं। तो ये पूछ रहा है कि छुई मुई के जो पौधे होते हैं उसको छूने पर वो झुक जाता है, इसके पीछे कौन सा कारण है। तरगर दबाव में परिवर्तन, अंतःक्षेपण, प्लाज्मेशियम या विसरण। तो जब आप छुई मुई के पौधे को छूते हैं तो क्या होता है, उसका उसके पत्ती का झुकने के पीछे कारण ये होता है कि वो उसका जो डंठल होता है, मतलब कि उसकी जो डंटी होती है वहां पे जल पाया जाता है। और आप जब उसको छूते हैं तो उस पर एक तरह का दबाव लगता है और उस दबाव के कारण क्या होता है, मतलब कि उसका टच होते ही वो क्या होता है, उसके अंदर एक मानिए कि जिस तरह से अभी आप जितना हमारा सेंसर बोला जाता है ना, कि सेंस करके, मतलब कि आपका जो फोन होता है, फोन के जो फेस लॉक लगाते हैं तो क्या होता है, आपके फेस के सेंस करके क्या होता है, आपका लॉक खुल जाता है। सेम
आप जैसे ही पेड़ को छूते हैं तो उसके अंदर एक सेंसिटिविटी होती है, और उस सेंसिटिविटी के कारण भी और एक तरह के उस पर दबाव लगता है। उस दबाव के कारण क्या होता है, उसके डंठल के पास जो जल होता है वो जल उस पत्ती से बाहर चला जाता है, और जब उस पत्ती से बाहर चला जाता है तो क्या होता है, पत्ती झुक जाता है। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ टर्गर दबाव में परिवर्तन। तो ऑप्शन ए टर्गर दबाव में परिवर्तन ही सही होगा। तो ऐसा वो क्यों करता है, उसके छूते ही उसका पत्ता क्यों झुक जाता है, उसके छूते ही पत्ता के झुकने के पीछे मुख्य कारण ये है कि वो तो बता दिए दबाव के कारण, लेकिन ऐसा इसलिए वो करता है क्योंकि मतलब मानिए कि कोई जीव जंतु आकर उसे खाने लगे, मतलब कि बहुत सारे ऐसे मतलब कि कीड़े होते हैं तो क्या करते हैं, पत्ती को खाते हैं, या जब हवा आए तो हवा के झोंके से भी पत्ती झुक जाता है, टूट जाता है, तो वो खुद के बचाव के लिए ऐसा करता है। तो आई थिंक आपको रीजन भी जान गए होंगे और उसका कारण भी जान गए होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन 11 में पूछ रहा है कि द्रव रखने वाले पात्र को तल पर उस द्रव द्वारा लगाने वाला दाब, मतलब कि द्रव रखने वाला पात्र, मतलब कि द्रव रखने वाला मतलब कि लिक्विड रखने वाला जो पात्र होता है उस पात्र पर उस द्रव द्वारा लगाने वाला बल, मतलब कि आप किसी पात्र, मतलब कि आप पात्र की बात करें कि आप लोटा या किसी या आप जग में पानी लिए या बाल्टी में पानी लिए, तो वो जो पानी है वो कहाँ बल लगाएगा, यही पूछ रहा है कि वो जो द्रव है, मतलब कि जल एक द्रव ही है, तो वो जो द्रव है वो उसके द्वारा जो बल लगाया जाता है वो बल कैसे लगाया जाता है, द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है, प्रत्येक दिशा में समान रहता है, पात्र के पृष्ठीय क्षेत्र पर निर्भर नहीं करता है, उपयुक्त तो सभी सत्य है। तो क्वेश्चन में क्या करा है कि द्रव जब हम आप क्या किए, आप किसी बाल्टी में जल को रखें, तो जब आप किसी बाल्टी में जल को रखते हैं तो क्या होता है, आप जब किसी बाल्टी में जल को डालिएगा तो क्या होगा, जब आप बाल्टी में जल को बाल्टी में क्या कीजिएगा, जल को डालिएगा, और जब आप बाल्टी में जल को डालिएगा तो क्या होगा, पात्र के पृष्ठ क्षेत्र पर निर्भर नहीं करता है, मतलब कि जब आप किसी बाल्टी में जल को डालते हैं तो क्या होता है, बेसिकली होता है द्रव के घनत्व, मतलब कि उसके जितना भी अंदर घनत्व होगा, जितना उसका वजन होगा, वेटेज होगा, वो उस पर अति लगाएगा, क्या करेगा, उस पर दबाव लगाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये में वही बोल रहा है कि द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है, प्रत्येक दिशा में समान। तो बात सही है कि वो प्रत्येक दिशा में समान बल लगाता है। आप मानिए कि जो द्रव है वो सिर्फ नीचे की दिशा में ज्यादा बल लगेगा, तो उसका जो बकेट का नीचे वाला पार्ट होता है जिसको पेनी बोलते हैं, वो पेनी ही टूट जाएगा, और यदि वो अपने साइड वाला पोर्शन होता है उस पर बल लगेगा तो वो टूटने की संभावना होता है। तो क्या करता है, वो चारों तरफ, मतलब कि वो पूरे जितना भी सतह होता है उस पर समान बल लगाता है। तो ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं, तब पात्र के पृष्ठीय क्षेत्र पर निर्भर नहीं करता है, तो उसका पात्र का पृष्ठीय क्षेत्र पर किस पर क्या है, उस पर निर्भर नहीं करता है, तो यह गलत, मतलब कि मतलब कि पात्र के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, यदि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उतना ज्यादा उस पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा है कि उस द्रव द्वारा लगाने वाला बल दाब पर तो पात्र के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बालक अपने घर से पूर्व दिशा में 100 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय करता है, और उसके बाद क्या करा, वो पुनः 100 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय कर वापस घर लौट जाता है, तो उस बालक का औसत वेग क्या होगा। तो आपको पता होगा कि औसत वेग का फॉर्मूला क्या होता है, औसत वेग मतलब कि कांस्टेंट वेलोसिटी, औसत औसत वेग, औसत वेग का फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी, क्या एक बालक अपने घर से कुल विस्थापन अपन कुल समय, क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है कुल विस्थापन अपॉन कुल समय। तो बात करें कि कुल विस्थापन वो कितना किया, पूर्व दिशा में 100 मीटर वो गया, 100 मीटर में जब वो पूर्व दिशा में गया तो वो हो गया 100 मीटर। देन वो क्या किया, दूरी करने के बाद 50 सेकंड में तय कर अपनी दिशा बदल लेता है और पुनः 100 मीटर की दूरी 100 मीटर की दूरी तय करता है। तो क्या किया, मतलब मानिए कि हम यहां से 100 मीटर इधर गए,
हम क्या किए, यहाँ से 100 मीटर इधर गए तो ये क्या हो गया विस्थापन में, और फिर हम यहाँ से क्या किए 100 मीटर रिटर्न चलाए, तो विस्थापन में क्या होगा, यहाँ पे हम माइनस लगेंगे, आप विस्थापन पर होंगे, डिस्प्लेसमेंट पर होंगे, तो दूरी और विस्थापन में अंतर होता है, दूरी पूरा जोड़ा जाता है लेकिन विस्थापन में माइनस किया जाता है। तो 100 मीटर आगे गए और फिर 100 मीटर क्या हुए, 100 मीटर पीछे चलाए। अब बात करते हैं कुल समय, कुल समय कितना लगा, पहले 50 सेकंड में तय किया और फिर वो 50 सेकंड में तय किया, तो 50 सेकंड प्लस, सेकंड को ना लिखे, 50 प्लस 50, तो 100 माइनस 100 कितना हो जाएगा, 100 माइनस 100 बाई 100, और 0 बाई 100 कितना होता है, 0 हो जाता है। तो ऑप्शन ए के ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 0 मीटर प्रति सेकंड, मतलब कि वो बालक कितना, उस बालक का औसत वेग कितना होगा, तो उस बालक का औसत वेग 0 मीटर हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, हम इसको एक बार और ही बता देते हैं, आप तब तक नोट डाउन कीजिए। औसत वेग का फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी, कुल विस्थापन अपन कुल समय, कुल विस्थापन वो कितना किया, 100 मीटर आगे गया फिर 100 मीटर पीछे चला गया, और इसके दौरान वो कितना समय लगा, 100 सेकंड लगा, तो 100 माइनस 100 कितना हो जाएगा 0, और 0 से आप किसी भी संख्या को डिवाइड देते तो क्या होता है, वो 0 ही आता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, दिए गए चित्र में नामांकन क्रम का सही विकल्प चुने, मतलब कि ये जो चित्र दिया हुआ है वो चित्र के अनुसार नामांकन में से सही क्या करा, सही विकल्प चुनना है। तो सही विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा होगा, तो आप क्वेश्चन को सही से देखिए। तो क्वेश्चन क्या करा, ये किसका ग्राफ बनाया हुआ है, ये बेसिकली स्पर्म का ग्राफ बनाया हुआ है। किसका ग्राफ बनाया गया है, स्पर्म का ग्राफ बनाया गया है, और ये जो ऊपरी भाग पाया जाता है, तो इसमें से क्रम सही विकल्प चुनना है। तो ये इस जो पहला नंबर पे है वो कोई भी स्पर्म, मतलब कि ये जो हो गया ग्राफ तो बनाया हुआ है, ये जो है इसको बोलते हैं एक्रोसोम। क्या बोलते हैं, एक्रोसोम, ACROSOME, इसको बोलते हैं एक्रोसोम, जो अगला भाग होता है। और ये जो होता है ना, ये क्रोमोजोम हो गया, इसका सॉरी स्पर्म हो गया, जो स्पर्म का जो अगला भाग होता है ये होता है, इसमें क्या पाया जाता है, इसके अंदर पाया जाता है नाभिक। क्या पाया जाता है, नाभिक पाया जाता है, और नाभिक के अंतर्गत ही जो मेल होता है पुरुष का डीएनए पाया जाता है। तो पुरुष का डीएनए किस में पाया जाता है, इस नाभिक के अंतर्गत पाया जाता है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया नाभिक, न्यूक्लियस हो गया, नाभिक हो गया। देन बात करें ये वाला जो पर्सन हो गया, ये वाला, इसमें क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या पाया जाता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया, इसके अंतर्गत माइट्रोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। और ये क्या हो गया, माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या करता है, तो माइट्रोकॉन्ड्रिया ही स्पर्म को एनर्जी देता है आगे बढ़ने के लिए, मतलब कि स्पर्म जो आगे जाता है, चलता है, वो किसके एनर्जी से, उसको एनर्जी चाहिए ना, तो एनर्जी कौन देता है, माइटोकॉन्ड्रिया चलता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसको टेल बोलते हैं, टेल मतलब कि पूंछ। ये क्या हो गया, ये पूंछ हो गया, और इसी पूंछ के कारण क्या होता है, इसी पूंछ से जो स्पर्म है वो आगे की ओर बढ़ता है। तो ये क्या हो गया, ये जो एक्रोसोम है इसको अग्रपिंडक भी बोलते हैं, हिंदी में बात करें तो इसको अग्रपिंडक बोलते हैं, अग्रपिंडक। तो सबसे आगे क्या पाया जाता है, अग्रपिंडक पाया जाता है। यही अग्रपिंडक क्या होता है, एक तरह का एंजाइम छोड़ता है, किसमें पाया जाता है, जो फीमेल का जो ओवरी होता है, एग होता है, उस एग मतलब कि जो ओवेन होता है उसमें जो एक तरह का एंजाइम छोड़ता है, वो कौन छोड़ता है, एक्रोसोम पाया जाता है, अग्रपिंडक में ही पाया जाता है, वो छोड़ता है। और ये जो नाभिक होता है वो किस में पाया जाता है, आगे के पार्ट में ही पाया जाता है। एंड देन तीसरा नंबर पे आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया और पूंछ। तो हम ऑप्शन से मिला है, तो अग्रपिंडक, नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया, पूंछ, ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछ रहा है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है, तो जो सबसे श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वो कौन सा है, लाल है, पीला है, बैगनी है या नीला है। निम्नलिखित में से कौन सा रंग है जो सबसे अधिक विचलित होता है। तो मानिए कि ये प्रिज्म हो गया, ये क्या हो गया, ये एक प्रिज्म है, और इस प्रिज्म से हम क्या किए, इस प्रिज्म से हम एक श्वेत प्रकाश को गुजारे। हम क्या किए, इस प्रिज्म से हम एक श्वेत प्रकाश, मतलब कि श्वेत प्रकाश एक गुजरा, और इस श्वेत प्रकाश से गुजरा, तो ये श्वेत प्रकाश क्या होता है, यहां से श्वेत प्रकाश अपने आप को 7 भाग में विचलित बांट लेता है। कितने भागों में बांटता है, 7 भागों में बढ़ जाता है। और मानिए कि ये हो गया फर्स्ट,
सेकेंड, थर्ड, फोर, 5, 6 एंड 7। ये क्या हो गया? ये अपने आप को 7 भाग में विचलित कर लिया, बांट लिया। मतलब मानिए कि क्या किया, अपने आप को 7 भागों में क्या किया, 7 भागों में बांट लिया। तो ये जो 7 भागों में बांटा, तो यही पूछ रहा है कि इसमें सबसे अधिक विचलित कौन होता है? तो सबसे अधिक विचलित नीचे वाला होता है। जो कौन सा कलर होता है? ये होता है बैगनी, बैगनी। उसके बाद आता है नीला। इसको किसके नाम से जानते हैं? विबग्योर से, VIBGYOR। क्या होता है? विबग्योर होता है। वी से वायलेट, वायलेट मतलब कि बैगनी, इंडिगो मतलब कि नीला, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो सबसे अधिक विचलित कौन होता है? तो सबसे अधिक विचलित बैगनी होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। और सबसे कम विचलित कौन होता है? तो लाल। सबसे कम विचलित कौन होता है? तो लाल होता है। और मतलब कि और सबसे अधिक विचलित होने के पीछे कौन सा कारण है? जिसका तरंगदैर्ध्य अधिक होगा, मतलब कि तरंगदैर्ध्य, मतलब कि जिसका तरंगदैर्ध्य अधिक होगा वो सबसे कम विचलित होगा। तरंगदैर्ध्य ज्यादा, तरंगदैर्ध्य ज्यादा, विचलित कम। यदि तरंगदैर्ध्य ज्यादा है तो क्या होगा? विचलित कम होगा, विचलित कम होगा। और वही बात करें कि तरंगदैर्ध्य कम, यदि किसी का तरंगदैर्ध्य ही कम है, तरंगदैर्ध्य कम है, तो क्या होगा? कम तरंगदैर्ध्य कम है यहां पे, तो क्या होगा? विचलित ज्यादा। विचलित क्या होगा? विचलित ज्यादा। तो विचलन किस पे निर्भर करता है? उसके तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है। तो आई थिंक आप इसको भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रोपोनोइक अम्ल है? मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोपोनोइक अम्ल है? तो आप इस फार्मूला को पढ़े होंगे, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेप्ट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। इसको हम लिख देते हैं सी। इसको क्या बोलते हैं? मेथ, एथ, प्रोप। इसको क्या पढ़ते हैं? मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, पेंट, हेप्ट, हेक्स, नॉन, डेक। तो ये किसको दर्शाता है? ये बेसिकली कार्बन की संख्या को दर्शाता है। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है? प्रोपेन दर्शा रहा है। तो प्रोपेन में कितना कार्बन पाया जाता है? प्रोपेन में 3 कार्बन पाया जाता है। और मेथ में 1 कार्बन, ब्यूट में 2 कार्बन, हेक्स में 3 कार्बन। तो प्रोप में कितना पाया जाता है? 3 कार्बन। तो आपको इसमें देखना है कि किसमें 3 कार्बन है। इसमें 1, 2, 3, 3, 4, 5, इसमें 4 कार्बन है। तो ये ऐसे ही गलत हो जाएगा। इसमें देखिए 1, 2, 3 कार्बन, ये सही हो जाएगा। 1, 2, 3 इसमें भी, तो ये दोनों में से कोई होगा, इनमें से कोई नहीं। इसमें से देखते कि कौन सा सही है। तो यहाँ पे पढ़िए तो प्रोपेन, उसके बाद लिखा प्रोपेन। प्रोपेन मतलब कि सिंगल बॉन्ड। तो इसमें क्या ना, सब में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। तो सब में, इसमें भी सिंगल बॉन्ड है, इसमें भी सिंगल बॉन्ड है। अब बात करते हैं कि इसके लास्ट में लिखा हुआ है इक। यहाँ पे देखिए प्रोपेन, इसको जोड़िएगा तो क्या टूटेगा? पहला टूटेगा प्रोपेन, प्रोप जोड़ इन जोड़ इक से बना। ये जो शब्द बना हुआ है वो किस किस से बना है? प्रोप जोड़ इन जोड़ इक से बना हुआ है। प्रोप में किस में पाया जाता है? प्रोप में 3 कार्बन पाया जाता है। इन में क्या पाया जाता है? सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। ये किसको दर्शाता है? बॉन्ड को दर्शाया जाता है। वही बात करें कि इक मतलब क्या होता है? इक मतलब कि कार्बोक्सिलिक अम्ल, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये अम्ल को कौन दर्शा रहा है? तो ये दर्शाता है COOH, मतलब किसके अंतिम कक्षा में क्या होगा? COOH होगा। और ये किसमें है? इसमें नहीं है, इसमें है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आप गौर कीजिए, तो ये कैसे बनता है? 3 कार्बन, तो यहाँ पे 1 कार्बन हो गया, 2 कार्बन हो गया, 3 कार्बन हो गया। और कार्बन के साथ क्या लगा हुआ? ऑक्सीजन लगा हुआ है। तो ऑक्सीजन OH लगा दिया। और आपको पता होगा कि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, 1, 2, 3, 4। यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, एंड देन यहाँ कुछ इस तरह से है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 में पूछ रहा है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण वस्तुएं गर्म होती है, ठंडी होती है, ताप बढ़ जाता है, इनमें से कोई नहीं।
तो वाष्पीकरण के प्रक्रिया के कारण वस्तुएं क्या होती है? आप मानिए कि कोई वस्तु वाष्पीकृत हो रहा है तो उसके बाद क्या होगा? वो वस्तु गर्म होगा, ठंडा होगा या ताप बढ़ जाएगा। तो आप मानिए कि किसी चीज में, मतलब कि किसी बर्तन में आप दूध को गर्म किए, आप किसी दूध को गर्म किए तो वाष्पीकृत हुआ, तो उसके दौरान क्या होगा? वाष्पीकरण, मतलब कि वाष्पीकरण के दौरान क्या होगा? वो वस्तु गर्म हो गया या ठंडा होगा? तो वस्तु ठंडा हुआ, क्या होगा? वो बाहर से एनर्जी को लेगा और एनर्जी को लेकर खुद को ठंडा करना चाहेगा, और वो खुद को ठंडा करेगा तो क्या होगा? वाष्प के रूप में परिवर्तित होगा, तो उसके दौरान क्या होता है? ठंडी होती है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वाष्पीकरण के दौरान कोई भी वस्तु क्या होता है? तो कोई भी वस्तुएं ठंडी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि राइबोसोम किसके लिए केंद्र स्थल है, मतलब कि राइबोसोम है वो किसके लिए केंद्र स्थल है? श्वसन, प्रोटीन संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण या लिपिड संश्लेषण। तो राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? राइबोसोम बेसिकली इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पाया जाता है। इसको किस में लिखते हैं? ईपीएम लिखते हैं। किसको लिखते हैं? ईपीएम से दर्शाते हैं। ईपीआर क्या लिखते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और आपको पता होगा कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो भागों में बताया हुआ है, एक रफ और एक स्मूथ। क्या क्या होता है? पहला होता है रफ, दूसरा होता है स्मूथ। और जो रफ होता है वो रफ किसके कारण होता है? रफ होता है राइबोसोम के कारण, राइबोसोम के कारण। और राइबोसोम करता है क्या है? तो राइबोसोम बेसिकली प्रोटीन संश्लेषण करता है। क्या करता है? प्रोटीन को संश्लेषण करता है। मतलब कि आपके बॉडी में जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है वो कौन करता है? तो वो करता है राइबोसोम करता है। कौन करता है? राइबोसोम करता है। और वो भी कौन सा? हमारा जो राइबोसोम पाया जाता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, वो कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? वो पाया जाता है एटीएस। कौन सा पाया जाता है? एटीएस पाया जाता है। लेकिन एक बार एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आया था कि हमारे कोशिका में एक और जो प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम होता है, एक एटीएस होता है, एक 70S होता है। कौन कौन होता है? एक एटीएस होता है और एक 70S होता है। तो 70S हमारे बॉडी में किस पे? 70S कौन सा हमारा जो कोशिका का अंग है जो 70S आती रखता है? क्या? राइबोसोम। तो वो रखता है क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया क्या रखता है? माइटोकॉन्ड्रिया 70S प्रोटीन रखता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अधिक काम करता है। तो उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए एक खुद का प्रोटीन के लिए, प्रोटीन की ऊर्जा की जरूरत होती है। तो वो कौन करता है? वो 70S रखता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा कि राइबोसोम क्या करता है? तो प्रोटीन संश्लेषण करता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन 18 में पूछ रहा है कि 5 जून डैश कहलाता है। 5 जून क्या कहलाता है? डार्विन का जन्मदिन, विश्व स्वच्छता दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस। देखिए यही क्वेश्चन इसी सेट में रिपीट कर दिया। यहाँ पे क्या पूछा था? यहाँ पे पूछा था यहाँ पे क्या क्वेश्चन? यहाँ के क्वेश्चन देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। और यहाँ का क्वेश्चन क्या कर रहा है? यहाँ का क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व पर्यावरण 5 जून को क्या कहलाता है? तो देखिए इतना जल्दी क्वेश्चन को कैसे रिपीट करता है, इतना इजी और क्वेश्चन आ जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही, मानिए कि फ्री का नंबर था। नेक्स्ट बात करते हैं 19 नंबर। एक्स परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 है। तो परमाणु है, मतलब कि कोई परमाणु है जिसका कोई परमाणु है, उस परमाणु को हम किसके नाम से जान रहे हैं? एक्स के नाम से जान रहे हैं। कोई परमाणु है जिसको एक्स के नाम से जान रहे हैं, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे दिया है। क्या है? 2 है, 8 है और 7 है। तो वो कौन सा परमाणु है? तो 2 और 8 और 7 से क्या पता चल रहा है? इसके अंतिम कक्षा से क्या पता चलता है? इसके अंतिम कक्षा से पता चलता है कि ये धातु मतलब कि ये जो परमाणु है, ये परमाणु क्या है? ये परमाणु अधातु है। ये जो भी परमाणु होगा वो अधातु होगा। और वही बात करें कि इसका जो परमाणु संख्या, इसको पूरा जोड़िएगा तो इसका पूरा जोड़ने पे क्या आ रहा है? इसको पूरा जोड़िए तो कितना होगा? 2 + 8 + 7। इसको पूरा जोड़ के हमको कितना मिल रहा है? 17 मिल रहा है। और 70 ये क्या बताता है? परमाणु संख्या ये क्या बताता है? परमाणु संख्या बताता है। तो इसका परमाणु संख्या मतलब कि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को पूरा जोड़ देते तो क्या बताता है? परमाणु संख्या। और परमाणु संख्या 17 किसका होता है? क्लोरीन का। क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है? 17 होता है। मतलब कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी क्लोरीन सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। आज का लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। आज का लास्ट प्रश्न क्या बोल रहा है?
आज का लास्ट प्रश्न बोल रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए होता है, परमाणु झिल्ली से घिरा हुआ, एक साथ कमी, अनुवांशिक सामग्री नहीं, केंद्रक झिल्ली नहीं से घिरा नहीं। तो ये इसको हम यदि आप वीडियो को अच्छी तरह से समझ के देख रहे होंगे तो हम अभी बताए थे कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है, यहाँ पे ही बताए थे, कहाँ गया एक बालक, हाँ हाँ, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में, तो यहाँ पे क्या बताते हैं, यहाँ पे बताते हैं ना कि जो मोनेरा होता है एक कोशिकीय होता है और प्रोकैरियोटिक, और जो प्रोकैरियोटिक यहाँ पे बताए थे क्वेश्चन नंबर 6 में कि जो प्रोकैरियोटिक जीव होता है उसके अंदर क्या होता है, उसके जो डीएनए होता है वो बिना परमाणु झिल्ली के होता है, उसका डीएनए क्या होता है, परमाणु बिना झिल्ली के होता है। तो यहाँ पे परमाणु झिल्ली से घिरा होता है, बिना केंद्रक झिल्ली से घिरा नहीं होता है, अनुवांशिक सामग्री नहीं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए होता है, एक साथ कमी, अनुवांशिक सामग्री नहीं, केंद्रक झिल्ली से घिरा नहीं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मतलब कि उसका जो केंद्रक होता है वो परमाणु झिल्ली से घिरा नहीं होता है। अब तो क्या आई थिंक आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। तो आज हम क्या किए, तो आज हम बिहार डीएलएड 2026 के सेट 2 के टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्या किए, आज हम अच्छी तरह से समझे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट सेट के साथ, मतलब कि सेट सीरीज के साथ अच्छी तरह से नेक्स्ट सेट को लगाएंगे। और आपको यह बताना है कि आप 20 में कितना, आप 20 में कितना स्कोर किए, 20 में 20 किए, 19 किए, 18 किए या 17 किए। यदि आप इसके अंदर हैं तब बढ़िया है, यदि इससे बाहर है तो आप में इंप्रूवमेंट की जरूरी है। यदि आप 15 तक है तो बढ़िया, यदि उससे कम है तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है। और आई थिंक तो बहुत इजी था, तो आपको 20 या 19 तो आना ही चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, थैंक यू।